ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये बड़ा पॉइंट्स हुए थे पेज नंबर 70 पे। बैड डेट मतलब बोरिंग कॉस्ट भी हो गया ना, तो बोरिंग कॉस्ट तक पॉइंट नंबर 10 तक हुआ था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं कंसिडर रिलेटेड? एक नजर रिवाइज कर लेंगे, ये जरा सही करें। असल इशू बेटा यही है कि रोज का रोज अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखना पड़ता है, तो खास तौर पे ये जो कॉस्ट वाले हजरात हैं ये तो वाकई ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी भी हजरात हैं मिनिमम कम से कम ये तो रिक्वायर्ड है ना कि आप क्लासेस तो प्रॉपर अटेंड करें। अब इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो ख्वाहिशात तो अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकली तो शायद इम्पॉसिबल है। वो हजरत नहीं नजर आ रहे आजकल, बीमार तो नहीं मुसलमान? ख्वाहिशात अपनी जगह है सर, लेकिन जिंदगी की रियलिटी कुछ और है सर। तो अगर हम क्लासेस ही ना ले पाए तो फिर आगे क्या बढ़ना है? ये तो जस्ट मिनिमम है जो हम कर पाते हैं, खुद कर रहे हैं जी। फर्स्ट 10 पॉइंट्स ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएटी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो ये अकाउंटिंग एक्सपेंस है लेकिन टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो जिन जिन सालों में आप ग्रेजुएटी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे उन उन सालों में फिर आपको अपना वो एक्सपेंस ऐड बैक करना पड़ेगा, और अगर उन सालों में कोई पेमेंट हुई है तो वो तो टैक्स वाले अलाउ कर देंगे, तो आप लेस कर लेंगे। और अगर नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल इस साल कोई एम्प्लॉय हमारा रिटायर ही नहीं हुआ, हमने एक्चुअली ग्रेजुएटी पे नहीं की, तो टैक्स वाले फिर अभी फिलहाल कुछ अलाउ नहीं करेंगे। तो ग्रेजुएटी एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, जो टैक्स वाले डिस अलाउ कर देंगे तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। पेमेंट वो अलाउ करेंगे, तो वो अगर हमने की है तो लेस कर लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रेजुएटी एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और पेमेंट लेस होगी इफ एनी। कोई और कंफ्यूजन? चले मतलब ये बैड डेट्स फाइनली समझ आ गए? बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बता दो। नहीं, अगर वाली बात अब जहन में ही खत्म करके फाइनल करना है। यकीनन अगर होगा सैलरी में तो देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, और अगर रिटर्न ऑफ की बात करें तो अलाउंस डेबिट बैड डेट्स, सॉरी अलाउंस डेबिट डेट्स। ठीक। तो अगर अब जो भी है फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये है। क्वेश्चन अगर नजर आएगा तो अदरवाइज कुछ देन सर रिमाइंडर कर ले, बाकी तरह चीजें सिंपल सिंपल सी हैं। नंबर 11 पे आ जाए, बल्कि सिंपल तो शायद नहीं है नंबर 11 में, तो फिर खतरा। डिविडेंड्स याद है सर? डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड, जरा एक मिनट से रिवाइज करने के लिए पेज नंबर 72 पे पेज नंबर 72 पे एक हेडिंग ढूंढने सेंटर में कहीं, डिविडेंड। लेफ्ट पे कंपनी के एंगल लिखी हुई और राइट साइड पे शेयर होल्डर के एंगल से। एक सेकंड शेयर होल्डर से निकालना, बल्कि बेस्ट रहेगा उस पे हाथ रखें शेयर होल्डर की तरफ। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डबल एंट्री होती है, डिविडेंड डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। डिविडेंड के साथ ब्रैकेट में आरई लिखा हुआ है, व्हिच मींस डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होता है, और डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि शायद ये अकॉर्डिंग टू लॉ 30 डेज 40 डेज के बाद विद इन पे हो जाना है ऐसे। अब लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज की स्टोरी है, तो इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म पेबल, इट इज अ करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर वो लायबिलिटी फिर सेटल हो जाए तो पेमेंट की एंट्री देखा, डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश। लेकिन इसमें जो मेन चीज इस वक्त हमारे फोकस में आनी हुई है कि जरा फर्स्ट एंट्री के नीचे ब्रैकेट देखें। अगर ये एंट्री की जाए डिविडेंड डेबिट एंड पेबल क्रेडिट, तो यकीनन डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करेगा इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में। याद है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस और पेबल करंट लायबिलिटी, इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट हमारे
इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स ये कोई हमारा सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। So this entry is nothing to do with the income statement of profit and loss. Similarly, the payment की entry देखें, dividend payable debit means liability कम हो रही है, cash या bank credit means current assets में से amount कम हो रही है। So once again, this entry will also not affect the profit or loss. So it means dividend की declaration हो या उसकी payment हो, इसका कोई profit before tax पे effect नहीं होगा। सोच लें, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दो। नहीं, डिक्लेयर्ड एंड पेड की एंट्री बोले, नहीं डिक्लेयर्ड एंड पेड की एंट्री बोलो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड एट द सेम टाइम की डबल एंट्रीज सारे बताएं। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, अब डिविडेंड कैश डिविडेंड डेबिट होने से क्या होगा, डिविडेंड अर्निंग्स कम होंगी, कैश क्रेडिट होने से क्या होगा, एसेट कम होगा, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस। हाँ, उससे क्या होगा, लायबिलिटी नहीं बनेगी, ना वो बनेगी, ना वो क्रेडिट होगी, ना डेबिट होगी। लेकिन ये बात नॉर्मल नहीं है जो आपने की। कंपनीज के डायरेक्टर्स पहले डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और सब्सिक्वेंटली पे करते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट कैंडी एंट्रीज इसी तरह से में रखें। हाँ ठीक है, अगर पता चले कि डिक्लेयर्ड एंड पेड तो फिर डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। लेकिन चाहे वो डिक्लेयर्ड एंड पेड हो, डिक्लेयर्ड एंड सब्सिक्वेंटली पेड हो, these entries are nothing to do with the statement of profit loss. इस वजह नहीं कंफ्यूज, एक सेकंड जरा इस तरफ आ जाए। नहीं, हम लिखते ही उसे इस तरह, मतलब मीन्स उसे ये जब बात जस्ट टू एम्फसाइज है, अदरवाइज हम अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम ज़हन में लाएं, आता है कुछ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तब ड्रॉप डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें क्या ऐड होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड होता है, और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड लेस हुआ होता है, नहीं सर नहीं होता सर, डिविडेंड नहीं लेस होता सर, डिविडेंड फिर अलग प्रेजेंट होता है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिस प्रॉफिट इज नथिंग टू डू विद द डिविडेंड डेबिट, उसके अंदर से लेस नहीं होना, उसके में से बाद में लेस होना इन चेंजेस इन इक्विटी। और खास तौर पे अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें इससे क्या डिविडेंड लेस हुआ होता, हाँ इसमें से टैक्स लेस होना, लेकिन फिर टैक्स लेस होके इसने इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा खत्म हो जाना, इसने रिटेन्ड अर्निंग्स में चले जाना, और चेंजेस इन इक्विटी के कॉलम्स में इसने फिर डिविडेंड नजर आना। तो इट इज नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये फाइनली कह रहा हूँ। आप भी क्लियर, कोई और कंफ्यूजन प्लीज जर्नलिस्ट। अब इसी को जरा कंपेयर कर लो, अगर शेयर होल्डर बन जाए एक सेकंड के लिए, शेयर होल्डर कौन है, जिससे ये डिक्लेयर डिविडेंड मिलना है। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा और शेयर होल्डर के एंगल से एंट्री सोची जाए, तो क्या डिक्लेरेशन से कंपनी का पेबल बन जाता, डिक्लेरेशन से कंपनी का पेबल बन जाता है सर। तो उसका जब पेबल बनेगा कंपनी का, तो शेयर होल्डर का फिर रिसीवेबल हो जाएगा, उसकी एंट्री बोलने पर क्या होगा, उसके लिए डिविडेंड इनकम अदर इनकम ही बनेगी। शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड इनकम इज पार्ट ऑफ अदर इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसकी ये अदर इनकम ही है, ये होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐड हुई होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के एंगल से ऐड हुई है, ठीक है। और अगर डिविडेंड रिसीव हो जाए तो कैश डेबिट डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट, हाँ ये जब एंट्री होगी फिर इसका कोई इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं, कैश बढ़ के करंट एसेट बढ़ेंगे, कैश जब बैंक और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट होने का मतलब करंट एसेट कम हो जाएगा। सोच लें, सही तरह सोच लें। तो शेयर होल्डर के एंगल से तो डिविडेंड इनकम इनकम है, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर्ड is not an expense of the company, it is distribution of profits to shareholders. Any confusion? इस वक्त बहरहाल हमने जो बात करनी है, तो मैंने आपके सामने शेयर होल्डर की एंट्रीज डिस्कस की हैं, लेकिन इस वक्त हमने कंपनी के एंगल से ये आखिरी लाइन जरा फाइनल करनी है, इसको जरा अंडरलाइन भी करना है और पढ़ भी लेंगे। कंपनी के एंगल से डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या पेड हो, तो इस शेयर होल्डर इज नाइदर एन अकाउंटिंग एक्सपेंस, यहाँ तक ठीक है,
और नई चीज ये है, नई चीज कह रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट इसका ये, ना ही इसे टैक्स वाले कोई टैक्स कंसिडर कर, ना ही इसे कोई टैक्स वाले एक्सपेंस कंसिडर कर। इट इज नाइदर इन अकाउंटिंग, नाइदर इन अकाउंटिंग नॉर अ टैक्स एक्सपेंस। ड्राइंग्स की तरह कह लें, एक सेक्शन 21 है, पता नहीं कितना कोई ज़हन में है, इसमें लिखा हुआ शायद डिडक्शंस नॉट अलाउड। तो ड्राइंग्स या डिविडेंड इज नॉट एन अलाउड एक्सपेंस इन income tax ordinance as well, neither an accounting nor a tax expense। ये है ही नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, हम भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये शायद सिमिलैरिटी। अच्छा अभी इसको मिक्स नहीं करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के एंगल से डिविडेंड इनकम एग्जाम, वो जो प्रेजम्पटिव टैक्स पता नहीं फाइनल टैक्स रिजीम है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, उस पर आने मैंने किसी दिन बात। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर कॉन्टेक्स्ट, ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड कंपनी के एंगल से। शेयर होल्डर की बहस इंशाल्लाह बाद में करेंगे, मैंने एंट्री सिर्फ इसलिए दिखा दी है कि इसका जरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। लेकिन ये प्लीज किसका एक्सपेंस नहीं है, ना अकाउंटेंट, ना अकाउंटिंग का और ना ही टैक्स। और उसका एक सेपरेट ब्लॉक बनता है, ये वर्ड है किसी के सामने, वो किसका बनता है, वो डिविडेंड इनकम का होता है। वो डिविडेंड इनकम अगर किसी कंपनी की हो एज अ शेयर होल्डर किसी से, उस वक्त बात रिलेवेंट होगी, तो उसकी इंशाल्लाह बहस भी बाद में करेंगे। एनी कंफ्यूजन? आई एम टॉकिंग अबाउट विच डिविडेंड, जो देना है, जो डिक्लेयर करके पे करता है। अरे वापस तो फाइनली बैलेंस नंबर 11 के सामने क्या लिखा हुआ है? नॉट अलाउड एक्सपेंस, नॉट अलाउड एक्सपेंस, ना कहां ना कहां। तब एक सेकंड टैक्स की वर्किंग में ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज 5 लाख, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है सपोज 1 लाख, बताएं उसका करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए क्या करें? तो सर ये ऐड तो करेंगे नहीं यार, तो अगर ऐड नहीं करेंगे तो लेस तो करेंगे नहीं यार, ऐड क्यों नहीं करेंगे? ना हमने लेस किया, और लेस क्यों नहीं करेंगे, ना उन्होंने लेस करना है, क्या करेंगे? इसको इग्नोर करके अपनी करंट टैक्स की वर्किंग, ठीक है? बहरहाल एनी कंफ्यूजन पाएंगे? नंबर 12 से रिवैल्यूएशन रिवाइज करने से, रिवैल्यूएशन सरप्लस फिर आपको कहां मिलेगा? इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद एक अलग हेड बनेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो बाद में ट्रांसफर होना शुरू होगा। जब सरप्लस आएगा तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स के नीचे इक्विटी में एक अलग हेडिंग बन जाएगी। क्या सरप्लस आपके काउंटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा जब आएगा? सरप्लस आपके काउंटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। एसेट डेबिट मींस नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीज आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट मींस इक्विटी में इंक्रीज आएगा। नो इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बोल करके बोल रहे सर, सरप्लस डेबिट ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, तो surplus debit retained earnings credit, what will be the effect of this entry on profit? Surplus retained earnings credit, accounting profit पे इफेक्ट नहीं होगा, हाँ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग में प्लस होगा, सरप्लस में से लेस होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस होगा। अगली चीज एक और ध्यान में लाएंगे, ये इतने नकल होगी बात, 12 13 इकट्ठा देखें। सरप्लस की एंट्री दोबारा बोलना, थोड़ा स्लो करके बोलना ना, और उसके जरा इफेक्ट्स देख में लेना, स्लो करके। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, नो इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, लॉस विल इफेक्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट, डिक्रीज कर देगा लॉस प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। व्हाट इज द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, once again it has nothing to do with the accounting profit। या डेप्रिसिएशन सर, अगर आपने एक्स्ट्रा चार्ज की होगी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी,
टैक्स वाली लेस हो जाएगी, तो वो तो अलग एक इशू ना, वो तो आनी है ना। जिससे कल वो बोरिंग कॉस्ट की बात हो रही थी, तो बोरिंग कॉस्ट तक हमने डिस्कस कर लिया, बाकी जो होना है वो तो होना ही। अगर इसकी वजह से कम, इवन लॉस की वजह से कम चार्ज हुई है या ज्यादा चार्ज हुई है, तो अकाउंटिंग की तो ऐड हो जानी है और टैक्स की लेस हो। क्यों? क्योंकि आगे आगे जरा एक मिनट पढ़, ये जितनी आपने एंट्रीज बोलनी है जरा टैक्स वाले कॉलम में, इन एंट्रीज का कोई कॉन्सेप्ट ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। इट मींस रिवैल्यूएशन इज प्योरली एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो टैक्स वालों ने कोई रिवैल्यूएशन, सरप्लस, लॉस, ट्रांसफर की बहस ही नहीं करनी, ये सिर्फ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो अगर हमारी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन ज्यादा है या कम है लॉस की वजह से, तो उसने एड बैक होना ही होना है, वो जितनी भी है, और उसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन ही हमें अलाउ होनी है। एक सेकंड के रुक के, यहाँ तक जो पढ़ा हमने 12 एंड 13 में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहन में रख के जरा एडएस के एंगल से सोचना। सर फॉर एग्जांपल सरप्लस 1 लाख, क्या करें? कुछ तो करें, पहले फिर वो अदरवाइज भी कर लेते हैं। पहले एक सिंपल स्पेस, अगर रिवैल्यूएशन लॉस है फर्स्ट टाइम है, तो हमने कंसीडर किया होगा, हमारे लिए एक्सपेंस है लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस नहीं है, क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, हमने ना कुछ किया होगा, ना ही टैक्स वालों ने कुछ करना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ ये सही है जो भाई ने बात की है कि अगर लॉस आया है लेकिन वो सरप्लस से एडजस्ट हुआ, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया होगा। लॉस डेबिट होने की बजाय रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर डेबिट हुआ होगा, ये तो है तो सही, इतना तो याद है। तो अगर प्रॉफिट लॉस में नहीं आया होगा तो फिर हम उसको भी एड बैक करेंगे। एड बैक कब करेंगे? अगर हमें लेस किया हुआ है और अलाउड नहीं है तो हम एड बैक करके कैंसिल करें। ठीक है? बाकी फिर एक वो भी सिचुएशन है जो शायद वो भी बात कर रहे थे, कभी कभी ये भी होता है कि लॉस के बाद, लॉस की रिवर्सल की वजह से कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस किया दे, तो वो मेरे ख्याल आप 1-2 दिनों में फाइनल कर लेंगे मंडे तक, तो उसका मैं पंगा फ्री लेता हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज करने से एंट्री बताएंगे इम्पेयरमेंट लॉस की, इस मायूसी से डिजाइन बताने को रहने थोड़ी सी हिम्मत करके बता। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit. Accumulated impairment loss will affect the carrying amount of the asset. Impairment loss प्रॉफिट लॉस में आएगा, लेकिन ये impairment loss का भी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ही है, टैक्स में impairment losses का भी कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। देयरफॉर अगर impairment loss आया है तो आपने प्रॉफिट लॉस में से लिखा होगा और देयरफॉर उसको ऐड बैक कर दें। ठीक है? लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, impairment loss अगर आया है और सरप्लस पड़ा था तो ये भी उसी तरह एडजस्ट हो जाता है। तो मीन्स उसे अगर लॉस आया है तो वो हम एड बैक करके कैंसिल करते हैं, और अगर कभी रिवर्सल ऑफ लॉस की वजह सरप्लस इनकम स्टेटमेंट में आया है तो हम उसे माइनस करके कैंसिल करें। एक सिचुएशन वैसे है लेकिन इसमें मेरे जेहन में लग नहीं रहा करते जेहन। इम्पेयरमेंट लॉस क्लियर? ये क्लियर है प्लीज? 13-14 चलो। लॉस पढ़ने से पहले जरा लीज रिवाइज करनी है थोड़ी सी जेहन में। लीज पढ़ी कभी हमने? लेकिन मैडम अभी सिर्फ लेसेस ही पढ़ी और उसी की जरूरत है जी। लेसी के एंगल से जरा पहले कुछ रिवीजन करना। लेसी अगर लीज एसेट है तो कोई एंट्री शुरू में करता, क्या करता है सर? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये जो एंट्री है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट नॉन करंट एसेट्स में आएगी, और लीज लायबिलिटी फिर करंट नॉन करंट पोर्शन में डिवाइड होकर लायबिलिटी में। लेकिन अब राइट ऑफ यूज एसेट फीचर पे डेप्रिशिएट होता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो या परचेज ऑप्शन हो तो फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होता है, और अगर दिस इज नॉट द केस तो शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होता है। क्या वो डेप्रिसिएशन फिर हमारे प्रॉफिट लॉस में आती है? ये जो लीज लायबिलिटी है उसका टेबल बनता है ताकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सेग्रीगेट किया जा सके रेंटल में से। वो जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है क्या वो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेसी की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन भी आती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आता है जो लायबिलिटी पे। तो जरा सेकंड कॉलम जरा देखो, लीज एसेट की डेप्रिसिएशन भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में होगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में होगा।
ठीक है यहाँ पे मीन्स उसे फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6 लाख रुपया तो इसकी कैलकुलेशन करते हुए हमारी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी, वो ठीक है वो तो बाद में कर देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन इसमें कंसिडर हुई होगी, लेस हुई होगी। और फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऑन लीज भी ऐड होके लेस हुआ होगा इस प्रॉफिट में से। पहले ये कर, इतना तो याद आता है। लेकिन ये है बेटा IFRS 16 का ट्रीटमेंट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू लीज ऑफ लेसी। लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरा आएगा, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स वाले जो है ये एसेट उसका मानते हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स वाले एसेट उस पर्सन का मानते हैं जिसकी लीगल, थोड़ा सा लीज और जरा दोबारा से मिलाइएगा, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से? लेसर लेसी, बैंक लेसर लेसी जो पर्सन एसेट यूज कर रहा है, एसेट नाम किसके होता है? एसेट नाम लेसर के होता है, कब तक रहता है नाम उसका? लीज टर्म के अंदर अंदर उसके ट्रांसफर होने की बहस नहीं, हो सकता है एंड में नाम लेसी के हो जाए, लेकिन लीज टर्म के दौरान एसेट लेसी के नाम नहीं हो। तो थ्रू आउट द लीज ये लीगली लेसर का ही रहता है। लेकिन हम जो अकाउंटेंट्स हैं हम लीगल ओनरशिप को कंसिडर नहीं करते, हम फैक्ट्स की बेस पे ओनरशिप डिटरमिन करते हैं। हमने ये कहा था कि क्योंकि लेसी एसेट इस्तेमाल करके बेनिफिट्स ले रहा है तो ये एसेट लेसी की बुक्स में डेबिट होना चाहिए। लेकिन टैक्स वाले इस स्टोरी को नहीं मानते, वो कहते हैं जिसके नाम एसेट है हम उसी को समझेंगे, हम उसी का समझेंगे, चाहे इस्तेमाल जो भी करना चाहे करता रहे। इट मीन वो जो डेप्रिसिएशन वगैरह की बहस है वो सिर्फ लेसर को अलाउ करते हैं। हम कौन है? लेसी, हम चार्ज करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टैक्स वाले ये एसेट जो है लेसर पे कंसिडर करते हैं और डेप्रिसिएशन वगैरह के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो फिर लेसर करता है, लेसर को टैक्स में अलाउड होता है। टैक्स करते हैं जो रेंटल लेसी पे करता है, रेंटल पे करता है लेसी, बस वो कहते हैं ये जो रेंटल लेसी पे कर रहा है ये उसका एक्सपेंस है। लेकिन हम उस रेंटल की भी सेग्रीगेशन करते हैं, हम किस किस में डिवाइड करते हैं उसमें, लेकिन देयर इज नो सेग्रीगेशन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ रेंटल। वो रेंटल को टोटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के कहते हैं बस ये लेसी एक्सपेंस क्लेम कर ले, वो कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते, वो कोई इंटरेस्ट अलग से अलाउ नहीं करते, और सिंपली क्या कहते हैं, लास्ट कॉलम पढ़ेगा, रेंटल इज अलाउड एज एन एक्सपेंस इन इनकम टैक्स। यूज करा तो इट मींस प्रिंसिपल इंटरेस्ट की कोई सेग्रीगेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर लेस। ठीक है सर, असल में टैक्स वालों ने शॉर्टकट्स रखा हुआ, क्योंकि डेफिनेटली अगर इस तरह की काउंटिंग करनी हो जिस तरह की काउंटिंग हम कर रहे हैं लीज की, तो इसके लिए अकाउंटेंट्स की जरूरत है। लेकिन टैक्स वाले चाहते हैं सब लोग टैक्स दें, तो कोशिश की गई है कि थोड़ा सा जरा सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट हो टैक्स में। समझ आती है तो आप जरा आ जाए, क्या हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी? क्या हमने डेप्रिसिएशन लेस की होगी? क्या हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया होगा? फॉर एग्जांपल फिगर अज्यूम करो, लेट्स अज्यूम 50,000 डेप्रिसिएशन थी, 35,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस था। एक चीज हमेशा याद रखनी है, अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं किसे? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अगर ये चीज है निकल गई इससे तो शायद ना ही लेस किया हो, अगर नहीं लेस किया हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट ही गलत है। तो पहले प्रॉफिट ठीक होगा फिर करंट टैक्स की वर्किंग शुरू होगी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट व्हिच हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो अगर हमने कोई लीज करवाई थी, हम लेसी थे, तो हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया होगा अपने इस प्रॉफिट की वर्किंग। अगर हमें पता चल जाए नहीं किया हुआ तो पहले हम करेंगे फिर वर्किंग शुरू करेंगे। ठीक है, ये प्लीज पॉइंट को भी जहन से निकलना नहीं चाहिए। तो क्या करूंगी इन दोनों चीजों को क्यों ऐड करूं? करेंगे जो रेंटस पे करेंगे डेली उस पर लेस कर देंगे। लेट्स अज्यूम रेंटल अमाउंट है 60। ये लिख जरा कहीं, मेरे पेज के नीचे का बन जाएगी।
जी सर, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तरीका भी हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ऐड करने की बजाय, लेकिन वो जो आप कह रहे हो फिर सही कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऐड करने की बजाय सिर्फ प्रिंसिपल लेस करो, लेकिन ऐसे ना कीजिएगा। एग्जाम्स हेमल आए ऐसे ही हम वो प्लस माइनस के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या ध्यान में रखना, जो हमारे एक्सपेंस है कि जिस काम से वो प्लस करना है, और जो हमें क्या क्या डिसअलाउड है, डेप्रिसिएशन एंड रेंटल अलाउड। सॉरी, बीच में आवाज का इशू आ था, इसका ठीक है जानना इसमें। ये बात तो मेरी पूरी समझ आ गई थी आपको, बात कंप्लीट हो गई थी जब आप लोग समझे थे, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग का एक्सपेंस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम से ऐड हो जाएगा, और टैक्स वाले हमें रेंटल अलाउ करेंगे, तो उसका फिर हम लेस करेंगे। तो फाइनली एक सॉल्व करें जरा फिगर, तो क्या आंसर आएगा? तो ये दिस इज 6,25,000 इज टैक्सेबल कॉस्ट। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल्स आर अलाउड, क्योंकि टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं इसमें, क्योंकि टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ वर्ड यूज करता हूँ, ये अलाउ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्या चीज अलाउ कर रहे हैं? अलाउ क्या करते हैं? एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। डिडक्टेबल भी एक वर्ड आया था कल, देखें जरा, इन वर्ड्स का मिक्सअप नहीं करना है। टैक्सेबल लफ्ज किसके लिए? इनकम्स के लिए, और डिडक्टेबल अलाउ करते हैं भी एक्सपेंसेस के लिए, वर्ड वो अलाउ करते हैं, एक्सपेंस अलाउ होता है, लेस करने की इजाजत देते हैं, मतलब इसका एनी कंफ्यूजन बात ये करिए ना, जो आती नहीं कोई कंफ्यूजन प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए सर, अभी इस बहस को जरा एक सिनेरियो में लेके चलते हैं, जरा पेज नंबर 72 पे एंड पे आ जाए। पेज के एंड पे शायद स्टार्ट हो रहा है सिनेरियो 1, ठीक है? अकाउंटिंग प्रॉफिट means profit before tax for each of the first 4 years of business, suppose 1 lakh per annum। इस साल का प्रॉफिट है नहीं, पहले चारों सालों का एक ही लाख है, ये एक एक लाख है, ईच ऑफ द फर्स्ट 4 years। पहले साल का भी 1 लाख, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे, मतलब चारों को अगर इकट्ठा देखें तो कितना, लेकिन हर साल का एक एक लाख। मशीनरी परचेज की गई पहले साल के शुरू में, ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 1। यूजफुल लाइफ उसकी थी 4 years। टैक्स डेप्रिसिएशन इज 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 given to you for the year 1, 2, 3 and 4। अगर कभी भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट क्वेश्चन में गिवन हो, मींस उसने जिसका टैक्स डेप्रिसिएशन आपको बता दी है, तो क्या फिर हम गिवन टैक्स ट्रीटमेंट को ही कंसीडर करेंगे? देखिए, अभी पिछले पेज पे, पेज नंबर 70 पे क्या पढ़ा है, क्या पढ़ लिया सर, ये क्या पढ़ लिया? कुछ टैक्स ट्रीटमेंट्स पढ़ ली है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन मेरी बात का मीनिंग ये है, जो मैंने थोड़ी देर पहले की है, अगर किसी क्वेश्चन को करते हुए टैक्स ट्रीटमेंट गिवन हो उस सवाल के अंदर, तो हमने उस टैक्स ट्रीटमेंट को काट के ये नहीं कहना नहीं 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 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो ये है। अगर टैक्स ट्रीटमेंट गिवन है तो हम उसी को फॉलो करेंगे, और अगर गिवन नहीं है फिर हम पेज नंबर 70 देंगे। मसलन अगर किसी सवाल को करते हुए कह दे कि ग्रेजुटी ढूंढेगा पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8 सॉरी,
अगर वो कह दे कि सवाल में कि ग्रेजुटी इज अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, वैसे टैक्स ट्रीटमेंट हमारे टैक्स में क्या है, कैश बेसिस, लेकिन अगर वो कह दे अक्रूवल बेसिस तो हम उसे हरगिज नहीं काटेंगे, हम फिर अक्रूवल बेसिस के मुताबिक ही वर्किंग करेंगे। और अगर वो टैक्स का ट्रीटमेंट ग्रेजुटी ना बताए तो फिर हम जेन में लाएंगे हाँ जी ये तो कैश बेसिस का मीन्स उसे एक डेप्रिसिएशन में गिवन है, सिनेरियो 1 में डेप्रिसिएशन ईयर 1 to 3 गिवन। अब इसका भी हमने नहीं पढ़ा, नहीं वो पहले साल इनिशियल लॉन्च भी होता है, फिर नॉर्मल रेट भी होता है, मशीनरी का वो रेट भी होता है, इस चक्कर में कब पढ़ना अगर वो टैक्स डेप्रिसिएशन ना बताता। लेकिन अगर उसने टैक्स डेप्रिसिएशन बता दी है तो अब इसी को एज इट इज कंसिडर करें। ये मैंने जो बात इस वक्त की है शायद आपको लगा कि ये कितनी अजीब से मैंने बात की है, लेकिन अगर आपने ये जहन में ना रखी तो हमारी स्टोरी सारी खराब हो जाएगा। नोट पढ़े नीचे, इफ अ टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन then please follow the question. If however tax treatment is not given then follow the इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितनी चीजों की हमें जरूरत है इंशाल्लाह है उसमें से शायद मैक्सिमम चीजें पेज नंबर 70 की डिस्कशन में आ गई हैं। अगर कोई चीज रह गई होगी तो इंशाल्लाह साथ डिस्कस होगी। बात मेरी क्लियर है सबको? रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द करंट टैक्स, आगे भी लिखा हुआ है लेकिन हमारा फोकस इस वक्त किस पे सिर्फ करंट टैक्स, बाकी बातें साथ साथ इंशाल्लाह होती जाएंगी। आ जाए रजिस्टर पर। इस मासूम से डेटा से इंशाल्लाह हमने बहुत कुछ सीख लेना। कंसंट्रेशन के लेवल बढ़ाता था, 4 सालों की वर्किंग है, कॉलम वाइज बनाने के लिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। अपनी तैयारी करें बैठ के, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है 30th को। मैं सीरियस हूँ कि मैंने उस कंडीशन रखी हुई, तो दोबारा जरा बता देना सब। जी सर जी, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करंट टैक्स वर्किंग, एक एक बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी ईयर 1 में कितना, 1 लाख, एक मिनट रुक जाइए, 1 लाख ईयर 1 में लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो जरा ध्यान में लाएं। डेफिनेटली रियल लाइफ सिनेरियो में ये इस तरह वर्किंग करंट टैक्स की नहीं होगी, तो 4 साल इकट्ठे हो गए, क्या हो रहा होगा, फर्स्ट ईयर एंड हो रहा होगा, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया होगा, सेल से शुरू करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया होगा, फिर हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठा के ईयर 1 की टैक्स की वर्किंग में ले आए और फिर ईयर 1 के एडलेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट बना के करंट टैक्स निकाल के उसकी डबल एंट्री करके अपनी फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को फाइनल कर चुके होंगे। फिर इसी तरह ईयर 2 आया होगा, कहाँ पहुंच गए होंगे हम, ईयर 2 में कहाँ पहुंच गए होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। फिर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आके हम कहाँ दे के कहाँ ले चले गए होंगे, करंट टैक्स की वर्किंग में, फिर उसको करंट टैक्स में कन्वर्ट किया होगा और फिर उसकी डबल एंट्री की होगी। तो प्रैक्टिकली तो ईयर वाइज काम हुआ होगा, लेकिन हमसे रिक्वायर्ड है 4 सालों का इकट्ठा, इसलिए हम इस तरह से वर्किंग है। ये इस तरह की चीजें सही ज़हन में रखनी है, क्लियर है बात है? लेकिन इस वक्त डेफिनेटली हम इकट्ठी वर्किंग कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? जी अब अकॉर्डिंग टू डाटा सिंपल सिंप्लीफाइड सा डाटा, सिंपल सा हमारे सामने डाटा है, कोई एडजस्टमेंट, एक मशीन की बहस है, एक मशीन ही की बहस है, कितने की ली थी, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की होगी, यूजफुल लाइफ की बेस पे, एनी रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, तो
व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम? क्या करूं उसका, क्यों ऐड करूं? शायद ना हो ये हमने कभी ज़हन में नहीं रखा। अगर वो कहता कि अनएडजस्टेड प्रॉफिट हम मान लेते, अगर वो नहीं बता रहा तो वी अज्यूम कि अकाउंटिंग प्रॉफिट होता ही वो है जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही कैलकुलेट हो गया। ठीक है सर, व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम? 25,000। सबको समझ आ गई कैसे आया सर? 1 लाख माइनस रेजिडुअल 0 डिवाइड बाय 4। अगर पता नहीं तो स्ट्रेट लाइन मेथड, बात खत्म हो गई। हर साल 25,000 एड बैक। इसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन, अब टैक्स डेप्रिसिएशन पर रखिए ना 40,000। क्या करूं इनका? 40,000, 30,000। तो टैक्स डेप्रिसिएशन की एंट्री तो बना। हमने हमेशा डबल एंट्रीज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करनी। टैक्स डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। हाँ, कभी कभी मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज बोलूंगा सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वरना हमेशा हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड होंगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हमने टैक्स की डेप्रिसिएशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करनी है, लेकिन क्या हमने अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी है? तो ये सिर्फ वर्किंग्स का हिस्सा है। ठीक है सर जी, और कोई अगर बड़ा डिफरेंस नहीं है तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएगा? सर जी आएंगे सर, आने सर, सॉल्व करें। करने सॉल्व। 85,000, 95,000, 1,05,000 एंड 1,14,000। प्लीज ये ना कहिए कि ये फिगर्स कैसे आ रही हैं, तो प्लीज सॉल्व हो रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल आने लगा। प्लीज एडलेस हो रहा है। क्या इस स्टोरी में कैलकुलेटर अलाउड है सर IAS 12 में? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये टैक्स रेट ढूंढना, टैक्स रेट हमेशा आपको गिवन होगी, जो गिवन है 30, 35, 28, 29 जो भी गिवन है वो यूज कर दिया करें। जी सर 30% मल्टीप्लाई 25,500, 28,500 and 31,500, 34,500। प्लीज सॉल्व कीजिएगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट से अगर रेट मल्टीप्लाई किया जाए तो जो टैक्स आता है उसका नाम क्या है? सर जी इसका नाम क्या है सर? तो क्या ये करंट टैक्स निकल आया? फर्स्ट ईयर के करंट टैक्स की एंट्री बोला, क्या इसकी एंट्री होती है? करंट टैक्स की एंट्री होती है? इस कैलकुलेशन के रिजल्ट मुझे फिक्र आ रही है कि उसकी तो एंट्री होगी, उसको अब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? करंट टैक्स डेबिट एंड करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। जी एनी कंफ्यूजन है यहाँ तक? कोई सवाल किसी को? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी भी दिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी क्लास रह जाए तो अगली क्लास तक बेटा वो किसी ना किसी तरह जरूर फाइनल हो जानी चाहिए। रिकॉर्डेड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उसको यूज किया करें, बगैर पिछला किए अगर कोई बात नहीं बनती। ठीक है, वैसे तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ जरूर आपके साथ रहेंगे और आप कोई बीमार शुमार नहीं होंगे। सॉरी शुमार तो अजीब भी वर्ड होगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए कि जिसकी वजह से क्लास ना ले सके तो प्लीज कवर करके आने की कोशिश किया करें, यूजलेस बहस हो जाती है। ठीक है प्लीज। अब इसके फौरन बाद आपने जब ये आपने कर लिया
तो आपने एक नेक्स्ट काम करना है, हेडिंग लिखें जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स। फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखें एक्सट्रैक्ट्स। पूरी इनकम स्टेटमेंट का डाटा नहीं है हमारे पास, बस जो जितना डाटा अवेलेबल है उसी को जरा प्लेस करना सीखना है। फॉर द ईयर एंडेड भी एज सच ईयर एंड्स नहीं है, तो 31 दिसंबर 30 जून नहीं बताया है, लेकिन फॉर द ईयर एंडेड जो भी है करना क्या है, एक मिनट बोर्ड में देखना। जिस तरह भी कॉलम वाइज आपने ये मुझे करंट टैक्स की वर्किंग करवाई है, इसी तरह मुझे जरा अपने एक्सट्रैक्ट्स बनवाने हैं। इसमें खतरा रहेगा मेरी बात में, तो पता नहीं कहाँ तक क्लियर हुई है, सुनिए गौर से। क्या ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है जब नहीं वर्किंग की? क्या ये जो करंट टैक्स की वर्किंग की है हमने, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कहीं हो रही है? ये कहाँ हुई है? एक वर्किंग में। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उनमें ये फिगर, उसमें ये फिगर्स कैसे प्रेजेंट होंगी, जरा ये हम विजुलाइज करें। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा मैं ये अपनी स्टेटमेंट शुरू कहाँ से करूँ, जरा ढूंढ के बताएं। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही डाटा, तो एक मिनट जरा थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लेना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, असल में हुआ क्या होगा, ये जब 1 लाख आ गया होगा इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो फिर हम ईयर 1 की करंट टैक्स की वर्किंग की तरफ गए। फिर जब ईयर 2 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया होगा, फिर हमने वर्किंग की तरफ गए होंगे, इवन एंड सो ऑन थर्ड एंड फोर्थ ईयर। लेकिन मैं सीक्वेंस इसीलिए उलट कर रहा हूँ क्योंकि उसने एग्जामिनर ने मांगा हमसे उलट, उससे पहले करंट टैक्स मांग लिया और एक्सट्रैक्ट्स में बाद में इसलिए प्रेजेंट था, वरना शायद पहले क्या बना रहे होंगे, ये स्टेटमेंट बना रहे होंगे, इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, फिर वर्किंग्स में जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन नेक्स्ट बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या होना? हाँ जी, अब यहाँ टैक्स, और टैक्स का कौन सा कंपोनेंट अभी हम सीख रहे हैं, करंट टैक्स। अब आप जरा अपनी करंट टैक्स की वर्किंग देखें, जरा करंट टैक्स की अमाउंट्स ढूंढो, एक मिनट जरा देख लें पूरा। पहली अमाउंट कितनी, अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर एक डबल एंट्री हुई, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और क्योंकि अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन रही है तो करंट टैक्स एक्सपेंस मींस ब्रैकेट लग, और सेकंड इफेक्ट इसका कहां नजर आएगा, जरा विजुअलाइज, करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा। सिमिलरली ईयर 2 का करंट टैक्स कितना है, 28500, ईयर 3 का कितना, 31500, ईयर 4 का कितना, 34500। इनको ब्रैकेट्स क्यों लगा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ तक बना लें, बाकी हमें 2-3 लाइन क्रॉप चाहिए। डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं लेकिन वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लिखेंगे, लेकिन अकाउंटिंग वाली, अकाउंटिंग वाली, लेकिन फिर उसका कोई एड बैक उधर नहीं करेंगे, एड बैक उधर होगी। यकीनन हमारे इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 25,000 ईच ईयर एक्सपेंसेस में आ रहा हो, उसको लेकिन ऐड करने के लिए हमें अपनी वर्किंग्स में जाना, यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर देन टैक्स और देन आफ्टर टैक्स। ठीक, कोई कंफ्यूजन और है किसी के जहन में, पूछो जी फ्रेंड्स। और एक नया फ्रेंड भी साथ बैठा हूँ, क्लियर? नहीं, आप भी कुछ पूछो। नहीं, आपके साथ भाई आज फर्स्ट टाइम महसूस हुआ है। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल महसूस हुआ है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वैसे पूछा है। तो मैंने ये नहीं कहा कि क्यों महसूस हुआ है, मैंने कहा फर्स्ट टाइम नजर आया कि भाई अक्सर यहाँ होते हैं, लेकिन ये नहीं कंफ्यूजन सर। लिख लिया होगा तो बता दो प्लीज।
जी सर, नहीं सर, लेकिन चक्कर पड़ेगा शायद मेरी गेम अब गेम करूंगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेते देन सर, ये थोड़ी देर लिखने की बहस खत्म हो गई और कुछ बातें सोचने की गेम स्टार्ट हो। अब आपके सामने मैंने करंट टैक्स की वर्किंग रख दी है, बोर्ड से ही रखना देख लें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। ईयर 1 में अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? कैन प्लीज आंसर दैट? ईयर 1 में अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 1 लाख। व्हाट इज द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ ईयर 1? 85,000। क्या अकाउंटिंग में कमाया 1 लाख है और टैक्स 85,000 को दे रहे हैं? क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट से 1 लाख कमाया है सर? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख कमा लिया है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 85,000 कमाया। हमारे मुताबिक प्रॉफिट क्या है? 1 लाख। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना? और क्योंकि करंट टैक्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसलिए करंट टैक्स की फिगर टैक्सेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ईयर 2 देखें, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? क्या वंस अगेन कुछ ज्यादा कमाया है और कम पे टैक्स दे रहे हैं? तो पहले साल कितने कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दिया? तो कैलकुलेटर यूज करा तो कर रहे हैं, कितने कम प्रॉफिट्स पे दिया? लाख कमाया है, 85 पे दिया है, 15,000 कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दिया। सेकेंड ईयर में कितना कमाया, कितने पे टैक्स दिया है, तो कितना कम प्रॉफिट्स पे दिया, तो कितना टोटल हो गया दोनों सालों को मिलाकर जिस पे टैक्स नहीं दिया? 20,000 ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में अर्न तो हो गए हैं, लेकिन उस पर भी टैक्स नहीं दिया क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यू नहीं हुआ। थर्ड ईयर में व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? कितने कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दिए? अब कम नहीं दिए, अब ज्यादा पे दिए। कितने ज्यादा पे दिए? ईयर 4 में व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? कितने ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स दिए? तो क्या मैं कह सकता हूँ जिन प्रॉफिट्स पे पहले दूसरे साल टैक्स नहीं दिया, उन प्रॉफिट्स पे थर्ड एंड फोर्थ ईयर में फाइनली टैक्स दे दिया है? पहले दोनों सालों में टोटल कितने प्रॉफिट्स पे कम टैक्स दिए? 20,000। और क्या उन 20,000 पे फाइनली थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मिला के टोटल टैक्स पूरा कर दिया? अब एक और काम कीजिएगा जरा, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? तो इकट्ठा कर करें हम तो 4 लाख बनता है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, नहीं सीधा बनता है 1 लाख 1 लाख 4 दफा अगर 1 लाख आपको मिले तो ये भी कैलकुलेटर पे करेंगे। चले कर ले, मतलब 4 लाख बनता है। लेकिन दूसरा काम इसके लिए कैलकुलेटर जरूरी है। जरा टैक्सेबल प्रॉफिट्स उठाए 85,000 प्लस 95,000। अब ये प्लीज जरूर कीजिएगा, प्लस 105,000 प्लस 115,000। वही बड़ा 20,000 पहले कम था, बाद में ज्यादा हो गया। तो क्या एग्रीगेट करके देखा जाए, इकट्ठा करके देखा जाए, तो टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 4 लाख, सॉरी 4 लाख सर। अब ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज काइंडली सर समझने की बात है। ये भी कितना बनता है? 4 लाख। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी बनती है चारों सालों की? 1 लाख। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी बनती है चारों सालों की? प्लस कर लें, करें 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, 1 लाख आएगा, ये आ गया है। क्या आ गया है? अपने डाटा देखा जो क्वेश्चन में गिवन। देखिए अगर एसेट लाख रुपए का है तो तरीका जो मर्जी अडॉप्ट कर लिया जाए, यूजर लाइफ को बेस बना लिया जाए या कोई डेट्स अदरवाइज यूज कर लिया जाए, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होगी।
रेजिडुअल वैल्यू अगर है तो डेफिनेटली वो रेजिडुअल वैल्यू निकाल के होगी। तो अगर एसेट 1 लाख का रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो अकाउंटिंग और टैक्स दोनों में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 1 लाख ही हो सकती है। हाँ, फर्क कहाँ पड़ा है, पीरियड वाइज फर्क पड़ा है। फर्स्ट ईयर देखें जरा, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन देखें, कंसंट्रेट करना प्लीज। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, क्या 15,000 टैक्स में ज्यादा अलाउ हुआ है इसलिए टैक्सेबल प्रॉफिट 15,000 कम हो गया। सेकेंड ईयर गौर से देखें, क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5,000 की डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ हुई है, और क्या उसी वजह से अगर ज्यादा अलाउ हुई है, ज्यादा एक्सपेंस अलाउ हुआ है, तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट 5,000 से कम होना कुछ सरप्राइजिंग न्यूज है। आइडियल गौर से देखें, कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ हुई है, कितना ज्यादा अलाउ हुई है, नहीं ज्यादा अलाउ हुई है। हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में कितनी है और टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, तो कितनी कम अलाउ हुई है। तो कम अलाउ होने से फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स में तो बढ़ना ही था। फोर्थ ईयर कंक्लूड करें जरा, कम अलाउ हुई है ज्यादा अलाउ हुई है। फोर्थ ईयर सर कितनी कम अलाउ हुई है और उतने से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ क्यों गया है। एक्सपेंस कम अगर अलाउ हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो ईयर वाइज तो फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली चारों सालों को इकट्ठा करके देखें तो जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वही टैक्स डेप्रिसिएशन है। जरा टोटल वाला कॉलम देखा जरा, 4 लाख अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी 4 लाख अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट है इकट्ठा करके देखा जाए तो 1 लाख की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ने ऐड होना और 1 लाख की ही टैक्स डेप्रिसिएशन ने लेस भी होना, इसलिए 4 लाख का टैक्सेबल प्रॉफिट भी होगा। और कैलकुलेटर उठाएंगे, 4 लाख को 30% से मल्टीप्लाई करें, 4 लाख को 30% से मल्टीप्लाई करें, 1,20,000 क्या है, करंट टैक्स है। जरा रो में ऐड करके देखें चारों सालों का टैक्स, $28,500 प्लस 28,500 31,500 प्लस। इससे समझ ही आ रहा है कि ईयर वाइज देखा जाए तो डिफरेंस मौजूद है, लेकिन अगर ओवरऑल लाइफ ऑफ द एसेट देखा जाए तो डिफरेंस मौजूद नहीं है। हाँ डेफिनेटली अकाउंटिंग हमने सारे सालों की इकट्ठी नहीं करनी, अकाउंटिंग हमें ईयर वाइज ही करनी। तो आप जरा फर्स्ट ईयर पे वापस आ जाए और मेरे वर्ड्स अगले जो है बहुत गौर से सुनते रहिएगा। फर्स्ट ईयर में हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न किया है 1 लाख और टैक्स दिया है हमने 85,000। यकीनन 15,000 के प्रॉफिट्स ऐसे हैं फर्स्ट ईयर में जिन पे अभी हमने फर्स्ट ईयर में टैक्स नहीं दिया, लेकिन आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन 15,000 के प्रॉफिट्स को हम फ्यूचर में टैक्स दे देंगे। अच्छा, फ्यूचर में वर्ड जब यूज करूंगा आई एम नॉट सेइंग कि अगले साल में दे देंगे, फ्यूचर मींस अगले सालों में दे देंगे। दोबारा मैं वर्ड समझ रहा हूँ, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट। We have earned an extra profit of rupees 15,000 on which current tax is not paid in year 1. लेकिन क्या उन 15,000 के प्रॉफिट्स पे हमने फ्यूचर में टैक्स देना है। ईयर 2 में कितने एक्स्ट्रा कमाए ईयर 2 में, कितने एक्स्ट्रा कमाए हैं ईयर 2 में, कितने एक्स्ट्रा कमाए हैं ईयर 2 में, 5,000। क्या उन 5,000 पे भी फ्यूचर में टैक्स दे देंगे। नंबर 3, ईयर 3 कितने ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए, कम कमाया, क्या कम कमाया हो टैक्स ज्यादा पे दे रहे हैं। देखें देखें कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं। तो क्या ये जो 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे आप टैक्स दे रहे हैं, कैलकुलेटर उठा दे, ये 5,000, इसको 5,000 को रेट से मल्टीप्लाई करें 30%, कितना बनता है। तो ये जो 1,500 इसमें एक्स्ट्रा बना हुआ है, देखिए अगर लाख का प्रॉफिट है तो 30% से मल्टीप्लाई करके देखना एक मिनट, 30,000 बनता है, लाख का 30%। तो थर्ड ईयर में ये 31,500 क्यों हो गए। क्या मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 1,500 टैक्स दिया एक्स्ट्रा,
ये पिछले सालों का दे रहे हैं। इस साल का कितना बनता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयर 3 अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयर 1 में आएगा, ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 बड़ा एक मिनट, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर 1 का कितना एक्सपेंस बनता है टैक्स का, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर 1 का टैक्स कितना बनता है 25,500। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर 1 का टैक्स बनता है 25,500। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कमाया कितना है 1 लाख, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बनता कितना है, कैलकुलेट कर ले 1 लाख इंटू 30%। दोबारा जरा प्लीज, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द टैक्स ऑफ ईयर 1, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है 25,500, लेकिन अकाउंटिंग में हमने प्रॉफिट कमाए कितने, अकाउंटिंग में कमाए कितने, अकाउंटिंग में 1 लाख, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स कितना बनता है, कितना कम टैक्स दे रहे हैं इस साल हम, डिफरेंस लाइन 30,000 माइनस, सारी देख लेना सर, कितना बनता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना बनता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना कम दे रहे हैं 4500 प्लीज, जीरो कर दें कैलकुलेटर पर। ईयर 2 का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है, कितना और बनता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 15। तो फर्स्ट ईयर कितना कम टैक्स दिया 4500, सेकंड ईयर कितना कम दिया, यहाँ तक प्लस कर ले दोनों को, 4500 प्लस 1500। किसी एक बंदे को मेरी बात समझ आई हो, नहीं आप क्लियर, तो परेशान है, नहीं आप नहीं मत, नो का मतलब क्लियर है बात जो ही क्या, ईयर 3 में व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयरफॉर टैक्स कितना बनता है, अपना सॉल्व भी नहीं कर रहे, मैं मुसलसल कर रहा हूँ यूज कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर यहाँ रख लिया, लास्ट 30% मल्टीप्लाई 30 बनता है। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना दे रहे हैं 31,500, ये क्या मतलब मेरे इनवर्ट से टैक्स के मुताबिक कितना बनता है, अकाउंटिंग के मुताबिक कितना बनता है, टैक्स के मुताबिक कितना बनता है इसकी मेरी मुराद क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स के मुताबिक कितना बनता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है इससे मुराद मेरी क्या, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के मुताबिक कितना बनता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर 3 में 1 लाख इंटू 30% 30,000 बनता है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स के एंगल से 1,05,000 इंटू 30% 31,500 बनता है, यहाँ तक ठीक है। अब ईयर 3 में क्या हम 1,500 एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा टैक्स हम पिछले सालों का पे कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसी साल का पे कर रहे हैं, पिछले सालों का हमारा कितना रहता है 6 हो गया ना टोटल, 4,500 एंड 1,500, 30,000 बनता था दोनों सालों का, लेकिन पे कितना किया ईयर 1 में 25,500, 4,500 का गैप यहाँ क्रिएट हुआ, ईयर 2 में कितना गैप क्रिएट हुआ 30,000 माइनस 28,500, तो एग्रीगेट कितना हो गया था, तो क्या मैं कह सकता हूँ उस 6,000 में से ईयर 3 में जाके 1,500 पे हो गया, ईयर 4 में आएगा, व्हाट इज द टैक्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग 30 अकाउंटिंग 1 lakh to 30%, what is the tax according to that income tax ordinance 34,500, क्या once again हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये 4,500 हम फ्यूचर का दे रहे हैं, हम पास का दे रहे हैं, तो फाइनली क्या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेकंड ईयर में जो हमने टैक्स कम दिया था वो फाइनली सेटल हो रहा है ईयर 3 एंड 4 में, ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। अब वापिस आने ईयर 1 पे, अच्छा ये जो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये आपके पास इंशाल्लाह भी लिखा भी नजर आएगा आपको, इसकी टेंशन लीजिएगा।
कंसंट्रेशन से फर्स्ट ईयर पे दोबारा। अब हमने कमाया है 1 लाख और यकीनन टैक्स दे रहे हैं हम 85,000 रुपीज पे। 85,000 रुपीज पे क्या कि 15,000 रुपीज पे टैक्स बनता है। कैलकुलेटर 15,000 समझ आ गया कैसे मैंने कैलकुलेट किया? लाख और 85 का डिफरेंस ये। क्या ये जो 4,500 रुपीज टैक्स आ रहा है क्या अक्रूवल बेसिस पे फुल कंसंट्रेट है? क्या अक्रूवल बेसिस पे ईयर 1 ही का है? हाँ, पे कब होना? क्या ये जो आपके पास टैक्स आया 4,500 क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ईयर 1 ही का टैक्स है? लेकिन इसने पे कब होना है? बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 3rd ईयर में एंड 4th ईयर में से स्टार्ट होगा। तो क्या जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस जिस साल का है क्या उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए? और अगर पे नहीं हुआ तो उस वक्त पेबल बन जाना चाहिए। दोबारा शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1 लाख। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? अब देखिए जो 85,000 पे टैक्स है ना, वो तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल का है। तो 25,500 तो है इस साल का और ये हमारे मुताबिक भी है और टैक्स वालों के मुताबिक। लेकिन हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि ये जो एक्स्ट्रा 15,000 प्रॉफिट्स हैं इनका भी टैक्स इनके फ्यूचर में देना तो है, लेकिन रिकॉर्ड तब होना चाहिए तब दे देंगे या रिकॉर्ड तब हो जाना चाहिए जब प्रॉफिट अर्न हो गया। अगर प्रॉफिट्स कमा लिए हैं तो इन पे अब टैक्स बनता है। हाँ, अगर इस साल पे नहीं कर रहे और दे फ्यूचर में रहे तो फिलहाल अक्रूवल बेसिस पे ये टैक्स भी डेबिट होना चाहिए और पे ना करने की वजह से ये टैक्स हमारी लायबिलिटी। What is 25,500? It is tax according to the income tax ordinance. What is 4,500 on your calculator? It is also expense of year 1. Also मैंने क्यों लगाया? क्या ये 25,500 हमारे ईयर 1 का एक्सपेंस है? लेकिन इसके अलावा भी हमारी ईयर का एक्सपेंस है, दैट इज 4,500। इन अदर वर्ड्स कैलकुलेटर पे लिखें 1 लाख। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1 लाख कमाया तो मल्टीप्लाइड बाय 30%। अगर लाख कमाया है और 30% टैक्स रेट है तो क्या 30,000 हमारा टैक्स एक्सपेंस है? हमारा एक्सपेंस 30,000 है, इसमें से 25,500 तो टैक्स वाले भी मान रहे हैं, देयरफॉर वो करंट टैक्स। लेकिन जो बाकी है वो टैक्स वालों के लिए इस साल का एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हम अकाउंटेंट्स के लिए वो भी एक्सपेंस है। तो वो टैक्स एक्सपेंस जो फ्यूचर ईयर्स में डेफर हुआ हो, ये डेफर क्या चीज होती है? डेफर पोस्टपोन हुआ हो, वो टैक्स जो फ्यूचर ईयर्स में पोस्टपोन हो जाए उसको फिर करंट टैक्स नहीं कहते, उसको डेफर टैक्स कहते हैं। करंट टैक्स किसे कहते हैं? जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे, जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे वो करंट टैक्स है, और अक्रूवल बेसिस पे जो टैक्स फ्यूचर ईयर्स में पोस्टपोन हुआ उसको डेफर टैक्स बोलते हैं। यहां तक जरूरत पड़ेगी कि जो हम बोल ही जाने से उसको जरा पढ़ लिया जाए। पेज नंबर 73 में अब अपनी बुक में जरा करंट टैक्स की वर्किंग सामने रख लीजिएगा। अपने रजिस्टर में जरा करंट वर्किंग सामने रख लीजिएगा और जो पढ़ना हमने जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 73 में जरा दरमियान में ढूंढे, हेडिंग मिलेगी डेफर टैक्स और ईयर 1। बोर्ड पे भी आपके पास है, हर जगह है। अब आप फोकस करें बस बेटा, कोई नहीं, 2 पेजेस हैं बस, ये होगी बात। इन द फर्स्ट ईयर, दोबारा प्लीज रिवाइज करें। इन द फर्स्ट ईयर वी हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh according to the accounting standards. However, we are paying tax on rupees according to the in the current period.
अब यहाँ मैं एक एक सेंटेंस के बाद रुक जाऊंगा, कोई कंफ्यूजन तो यही रिजॉल्व कीजिएगा। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरे सामने रिजॉल्व बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन आता है? आप अपने सामने करंट टैक्स की वर्किंग जरा रख लीजिएगा, इसमें फिगर्स आनी है तो आप जरा ईयर 1 की फिगर्स जरा देखते रहिए। सेकंड, टैक्स ऑन 15,000 कैसे? 1,85,000 अमाउंटिंग टू रुपीज 4,500 कैसे? 15,000 इंटू 30% will be paid in future, अंडरलाइन करें। ये सही वर्ड्स लिखे हुए, विल बी पेड इन फ्यूचर, सब एग्रीड है, विल बी पेड इन फ्यूचर। आर दिस प्रॉफिट्स अर्नड इन ईयर 1 या अर्नड इन फ्यूचर? क्या ये कमाल ये है? लेकिन क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनका टैक्स फ्यूचर में देना है? देना तो फ्यूचर में है, लेकिन अगर ईयर 1 में कमा लिया है तो क्या इसका एक्सपेंस ईयर 1 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए और पे ना करने की वजह से लायबिलिटी बन जाना चाहिए? लेकिन एंड वाले वर्ड से एग्रीड है, विल बी पेड इन फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल किन सालों में? 3 और 4 में फाइनली सेटलमेंट होगी। आगे जाए, अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये वैसे बार बार वर्ड में बोलता रहा हूँ, ये पता है ना सबको। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब वो इंकर हो जाए। वो इंकर कब हो जाता है? नहीं, ये नहीं हो जाता। इंकर डजंट मींस पे। जब उसका बेनिफिट मिल जाए, प्रॉफिट अगर हो गया तब ये टैक्स देना है, देना है। एक्सपेंस बन गया, पे फ्यूचर में होना है, तो फिर ये कैसे रिकॉर्ड होगा? पेबल बनकर रिकॉर्ड होगा, ठीक है? पेड बेसिस पे नहीं, अक्रूवल बेसिस पे। So according to accrual concept, this tax of rupees 4,500 should be recognized as an expense in year 1। ब्रैकेट में लिखना है, बाकी शुरू में भी लिखा। ये आप इस तरह से बताएं, मेरा ब्रैकेट में नहीं लिखते, ये पूरा सेट पढ़ के बताएं। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस टैक्स जिसकी हम बात करें इज नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हमारी अकाउंटिंग ये कहती है अक्रूवल बेसिस पे कि ये 4,500 भी इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्रीड है आप? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? फाइनली सर विद दिस टैक्स which is deferred, deferred means होता postponed to future years, is called as postponed tax, means deferred tax। वो टैक्स जो फ्यूचर ईयर्स में डेफर हुआ, पोस्टपोन हुआ, उसको क्या बोला जाता है? डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स किसे बोला जाता है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे जो है वो करंट टैक्स है, और अक्रूवल बेसिस पे जो इस साल का टैक्स बनता है वो डेफर्ड टैक्स। तो व्हाट शुड बी द एंट्री ऑफ टैक्स अगर वो अभी पे नहीं हुआ? अब आपने वहां से नहीं देखना, अब आपने मुझे सोच के बताना। कोई भी एक्सपेंस अगर अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है तो व्हाट शुड बी द एंट्री? एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। तो किसी भी नए वर्ड को देख के परेशान ना होइएगा, हम उन्हीं उसी एंट्री में कुछ वर्ड्स लगाने लगे। अब ये कौन सा एक्सपेंस है? टैक्स एक्सपेंस है, तो देयरफॉर टैक्स पेएबल हो गया। लेकिन ये कौन सा टैक्स एक्सपेंस है? ये करंट नहीं है, ये डेफर्ड है, तो ये डेफर्ड टैक्स पेएबल हो गया। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की भी डबल एंट्री क्या बनी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स पेएबल क्रेडिट। लेकिन बेटा ये जो डेफर्ड टैक्स पेएबल है, इसको इस तरह लिखने की बजाय इस तरह लिखा जाता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन क्या मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स पेएबल। लेकिन जो नॉर्मली वर्ड यूज होता है दैट इज डेफर्ड टैक्स पेएबल के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो व्हाट इज द डबल एंट्री जो आपको लिखी नजर आ रही है? व्हाट इज द डबल एंट्री जो आपको लिखी नजर आ रही है सर? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स पेएबल की जगह डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री? अब ये लंबे लंबे वर्ड्स हैं, इसलिए अक्सर शायद हम एक एब्रिविएशन यूज किया करेंगे। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के लिए डीटी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए डीटीएल। मेरा ख्याल एक दफा अपने हाथ से भी कम से कम एंट्री लिखना जरा।
इसी एंट्री के साथ ही एकदम अपने हाथ से नहीं एब्रीविएशन बना लिखिएगा, पूरे वर्ड से डेफर्ड के स्पेलिंग भी पूरे नहीं होते। टैक्स बेसिस, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स की बेस पे। जी सर, ये एक सिनेरियो हो गया, फिर आगे सिनेरियो अगर वो हो गया तो फिर वो होना, वो हो गया तो वो होना, अगर ये हो गया तो ये होगा। कोई टेंशन ना ले, ये प्री मेच्योर टेंशन। अगर ये बात समझ आ गई तो ये बात खत्म हो गई। अब हमने सोची जाना और लगे रहना। कभी भी अगर हमारा टैक्स एक्सपेंस बढ़ गया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर में ज्यादा देना, तो क्या उसकी एंट्री क्लोर बेसिस पे हो जानी चाहिए? और अगर ना बढ़ा तो फिर इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ठीक है, मतलब अभी तो बहुत कुछ होना, लेकिन बस ये अगर हो गया तो वो भी हो जाए। ये काम खतरनाक था, वो तो कोई इशू नहीं। जी सर, सर ये बनाने लगे हैं सर, ये क्या बात करें सर, क्यों नहीं बनाएंगे, बना के जाएंगे आप। आपको किसने कहा हमारे पास टाइम नहीं? ये जो खौफ है ना, ये खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाना। अब क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो हो गया इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अगर ये सही समझ आ गया, वरना बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले ये बता दें, यहाँ बिस्मिल्लाह दोबारा इसी के लिए बनती है या अल्हम्दुलिल्लाह बनता है? नहीं, ये बाई फोर्स नहीं मैं कह रहा, पर आराम से तसल्ली से देखना, ये पॉइंट्स दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि अगर ये बात होगी तो बाकी का खत्म। अब वो क्या पता चल गया हुआ, मैं अभी ये 2 में बताता हूँ। अब इससे करें, जो एक्सट्रैक्ट्स हम बना रहे थे उसकी तरफ आएंगे। आप रजिस्टर बना रहे, ये ठीक है सर, ऐसे ही ये सब सही फरमा रहा हूँ। ये बेटा हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया था सर, जी लिख लिया था सर। फिर क्या हेडिंग लिखी थी, फिर उसके बाद पहली सब हेडिंग क्या आ गई थी। अब अपनी एंट्री जरा ज़हन में लाएं, क्या हमने कोई और एंट्री कर ली है? तो क्या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? लिखें, उसका तरीका बड़ा ये होता है, टैक्स के इसी नोट में, टैक्स इसी हेडिंग में, करंट टैक्स के फौरन बाद डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। पर डेफर्ड टैक्स कितना है? 4500। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, बताएं ब्रैकेट लगाओ इसे, क्यों एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस ब्रैकेट में आते हैं अगर बढ़ रहे हैं तो। नहीं एक मिनट सर, जज्बाती नहीं एकदम हो। इस करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को एक बॉक्स सा बना के टोटल करें, कर ले, करके देखें, कैलकुलेशन अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है। $30,000 क्या है टोटल टैक्स? इसको ब्रैकेट लगाओ, इसको क्या लगा रहा, ये टोटल एक्सपेंस आ गया। तो फाइनली यहां तक, बस के बाद जो तीसरा कंप्लेंट है वो बाद में इंशाल्लाह कभी। फिलहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना, कैसे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, व्हाट इज टोटल टैक्स? 30। अगर 1 लाख प्रॉफिट कमाया है और टैक्स रेट 30% है, तो क्या 30,000 ही टोटल एक्सपेंस होना चाहिए? लेकिन उसका बेटा एक ब्रेकअप बनाना होता है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्सपेंस है 2500, लेकिन हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 30 को कहेंगे। हम अकाउंटेंट्स के एंगल से 30 टैक्स है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो डिफरेंस है वो फिर डेफर्ड टैक्स है। अब ये ना कह दीजिएगा हमारे मुताबिक सिर्फ 4500 टैक्स है, हमारे मुताबिक प्रॉफिट्स कितने हैं 1 लाख, देयरफॉर टैक्स कितना 30। लेकिन 30 का ब्रेकअप करना है,
कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, और जो नहीं है वो फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफर्ड टैक्स कहलाता है। व्हाट इज द टोटल टैक्स? 30 और उसका एक क्लियर है। एक काम साइमल्टेनियस और शुरू करें, ये 2 3 अभी इंशाल्लाह कर लेते हैं, टाइम वाला मतलब बचा हुआ। तो फौरन बाद इधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाना शुरू करें। एक हमने डबल एंट्री की है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो मैं चाह रहा हूँ जरा लायबिलिटी का लेजर कैसे बनेगा ये भी जरा शुरू करें। हम ईयर 1 में भी हैं तो ब्रॉट डाउन 0, ये पोस्टिंग एंट्री बोल कर किस तरफ आएगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एब्रिविएशन यूज करो, बोला पूरा करेंगे, मतलब लिखते हुए डीटी बोलने की जरूरत नहीं है, बोला पूरा करेंगे, लिखते हुए टाइम बचाना। कितना लिखूं? व्हाट इज द डबल एंट्री? और ओपनिंग ना होने की वजह से यही बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बन जाए। तो ये जो 4500 फाइनली सीडी बैलेंस, ये हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा। किस जगह वो मैं बताऊंगा, करंट में, नॉन करंट में, कहाँ, लेकिन ये 4500 क्या हमारी टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब आ जाए सेकेंड ईयर, और जल्दबाजी ना ठीक है, आपको कुछ बातें होपफुली पता चल गई, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स, चंद गुजारिशात मेरी भी साथ साथ शामिल करते हैं। टैक्स की वर्किंग सामने रखना, स्टोरी रिपीट करना। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट, कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का भी टैक्स इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। 5000 लिखें कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाइड बाय 30% करें। व्हाट इज दिस 1500, ये टैक्स भी हमारे ही साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस डेफर्ड टैक्स? एक सेकंड बोर्ड पे देखें। व्हाट शुड बी द टोटल टैक्स ऑफ ईयर 2 एज वेल? 30,000। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बनता है? 28,500। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कितना बनता है? एक्सपेंस को ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि डेबिट हो रहा है। 70,000 आ जाए। ये नहीं कंफ्यूजन इन सेकंड ईयर, लेजर कंप्लीट करें सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का लेजर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन होगा, जाने दें यार, क्रेडिट बैलेंस होगा। एंट्री बोला बोला करें प्लीज। लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है। सीडी कितना हो गया? 6,000। ईयर 1 का टैक्स और ईयर 2 का टैक्स अभी फ्यूचर में ही देना। तो ईयर 2 में दिया कोई नहीं पिछला, अगला भी क्यूमुलेट हो गया। ये समझ आता है 6,000 कैसे होगी? बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो क्या 2 साल बाद अब हमारी लायबिलिटी 6,000 हो गई, लेकिन दूसरे साल की लायबिलिटी या दूसरे साल का एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस ईयर वाइज आ रहा है 4500 एंड 1500, लेकिन बैलेंस शीट प्लीज एज ऑन बनती है। सबको क्लियर है? ये 6,000 होगी अब लायबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट में कितना नजर आ रहा है? 1500 इस साल, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस साल के एंड में कितना नजर आएगा? कितना नजर आएगा सर? 6,000। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब जितना टाइम हमें चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है। करंट टैक्स की वर्किंग देखें, ईयर 3 बड़े आराम। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट दिए, 5,000 लिखे कैलकुलेटर पे।
1500 ज्यादा दिए कम दिए, कम दिए ज्यादा दिए, एक्सचेक्स गौर से देख लेना, बोर्ड पे देख, फुल कंसंट्रेट। हमने करंट टैक्स के सामने लिखा हुआ 31,500। मेरा सवाल ये है कि बनता कितना, 30, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होना कितना चाहिए, 30। क्या करंट टैक्स के सामने ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, तो अब ये 1500 कैसे लिखूं यार? नहीं मतलब ब्रैकेट में लिखूं या विदाउट ब्रैकेट लिखूं? ये अगर विदाउट ब्रैकेट लिखूं सब क्लियर? विदाउट ब्रैकेट क्यों लिखना है? 31,500 को 30 बनाना है, ऐड करना है, नेट करना है, मतलब नेट ऑफ होना है इसमें, मतलब ठीक है वो ऐड करके जो भी पॉजिटिव समझ आ रही है सर। लेकिन सर ये अब इसकी एंट्री फिर आप बना चुके हैं, अगर आप गौर देखें, क्या अब ये एक्सपेंस पे डेबिट हो रहा है यहाँ क्रेडिट हो रहा है? हिम्मत 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 हिम्मत, पॉजिटिव लिखा है 1500, पीछे जब आपने ब्रैकेट से गई थी तो एंट्रीज बोला डेबिट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। अब आप इसको उलट लिखवा रहे हैं मुझे, तो ये एंट्री क्या बनी फिर? डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट एंड डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? क्या 1500 एक्स्ट्रा देने से अब हमारी 6000 वाली लायबिलिटी 1500 रिड्यूस हो जाएगी? कंप्लीट करें। कंप्लीट, बस कंप्लीट मींस यहां तक, आगे ना जाए, बस ये एंट्री यहां तक लिख। जी सर जी, जो बेटा ऑफर मारे कैश बेटा इसमें जाएगा, करंट टैक्स की एंट्री बोल रहे हैं आप, करंट टैक्स की एंट्री बोलेंगे सर, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितने से इस साल? ना 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 ना, कम ऑन कम ऑन, 31,500 करंट टैक्स सर जी, करंट टैक्स 31,500। और फिर जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना, 31,500। तो जवाब नकवी साहब उसमें 31,500 में 1500 ये भी चला जाएगा, ठीक है जी ओके। अब ये थर्ड ईयर बस फाइंड आउट करिए, बाकी इंशाल्लाह फोर्थ ईयर शायद आप खुद भी कर सकते हैं। थर्ड ईयर का लेजर बनाए, ये बड़ा एंट्री समझ आ गई सबको, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो एक लायबिलिटी कब तक रहती है? जब तक वो पे ना हो जाए, और जब वो पे होना शुरू हो जाए तो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ब्रॉट डाउन 6000, सही पोस्टिंग कीजिएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अब डेबिट है, किस सब लिखो, कितना लिखो, क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, क्या अभी भी 4500 लायबिलिटी रहती है, ये कब सेटल होगी? अगले साल की बहस की जरूरत नहीं हमें इस वक्त। मुझे ये बता दें थर्ड ईयर तक कोई इतराज, कोई इतराज? व्हाट इज द एंट्री अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही हो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए? इवैल्यूएशन और IAS 21 के 2-3 क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कल, ये बहस इंशाल्लाह मंडे को यहीं से शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा कोई कंफ्यूजन तो नहीं लेके जा रहे हैं? मेरा ख्याल टेस्ट एक का दिन बाद रख लेते हैं, पहले आप ये चीजें फाइनल करें, आप अपनी कल रिवीजन कर लें, फिर देख लेते हैं टेस्ट एक का दिन में डिसाइड। ये फोर्थ ईयर बेटा सारी खत्म हो जाएगी वो इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।